हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है ना। तो आपको 15 ठो क्वेश्चन हम हिस्ट्री का, इतिहास का ऐसा बताएंगे जो आप हर हाल में याद करके जाए। और वो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा और आपको टोटल क्वेश्चन जो है 30 ठो पूछेगा, उसमें से 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो आप 15 क्वेश्चन हर हाल में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो आप हर हाल में याद करके ज़रूर जाएं, ठीक है। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देखते होइएगा, इसमें कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा क्या कहता है कि कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। माने कि जो कार्बन 14 है ना, वो तिथि निर्धारण की एक विधि है। ये वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मतलब बोलता है कि जो कोई भी जो वस्तु जीवित रहता है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है माने दोनों एक ही मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में जब किसी चीज़ उस वस्तु की जब मृत्यु हो जाती है या विनाश होता है की अवस्था में C12 कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, माने कार्बन 12 की कोई क्षति नहीं होता है। मगर कार्बन 14 जो C14 का निरंतर क्षय होने लगता है, माने कि कार्बन 14 क्या होने लगता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और कार्बन का अर्ध आयुकाल 55,568 प्लस 90 वर्ष, माने 55,568 से 90 वर्ष ज़्यादा भी हो सकता है, 90 वर्ष कम भी हो सकता है, ऐसा बताया है। अर्थात इतने वर्षों में इस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है, माने कि वस्तु की गणना करने की विधि है। समझिए उसके डेट को। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। माने कहने का अर्थ ये हुआ कार्बन 14 की मापा जाता है। कार्बन 14 उस वस्तु में जितना कम होता है ना, उसकी वह उतना ही पुरानी वस्तु होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको हम बता रहे हैं जो हर हाल में एग्जाम में पूछेगा ही, है ना। इस सबको आपको हर हाल में याद करके जाना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है। वैसे आपको अगर आपके सर जैसा लिखवाया हो इससे मतलब कुछ नहीं है, परंतु आपको ये क्वेश्चन आप जैसे इस जो हम दिखा रहे हैं आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से, या तो ये इसमें से याद कीजिए। अब लैंग्वेज आप किसी भी माध्यम, किसी भी आपके सर पढ़ाए हो चाहे जो पढ़ाए हो, आपको लैंग्वेज जो भी हो, मगर क्वेश्चन ये याद हर हाल में रहना चाहिए आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। बोलता त्रिपिटक क्या है। तो पिटक जो होता है 3 है टोटल, माने त्रिपिटक मतलब त्रिपिटक की संख्या 3 है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक है, अवधम पिटक। इससे इन्हें त्रिपिटक के नाम से, माने कि जो 3 प्रकार के पिटक होता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अवधम पिटक, इससे इन्हें त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। मतलब गौतम बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनकी रचना की गई। माने इस सब का निर्माण जो हुआ गौतम बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त कर दिए तब शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए। माने महात्मा बुद्ध जी जो आपके महात्मा बुद्ध जी जो थे वो जो भी उपदेश दिए वह किस में हो गया, शुद्ध पिटक में। अब विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है कि बौद्ध संघ को पालन करने के क्या क्या नियम है, ये विनय पिटक में है। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है, माने कि उसके दर्शन करने की जो बात है अभिधम पिटक में है। तो इसको भाषा किसी माध्यम अलग अलग हो सकता है, मगर आपको क्वेश्चन त्रिपिटक याद हर हाल में रहना जरूरी है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, सबको ने आपको याद करके जाना है। एक ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, ठीक है। कहता इस्लामी कानून के तहत जजिया एक प्रति व्यक्ति कर है। माने कि जजिया कर जो था प्रति व्यक्ति कर था, जिसे एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम पुरुष नागरिकों पर जो कि कुछ मानदंडों को पूरा करते हो पर लगाया जाता था। मतलब कि यह गैर मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम छोड़ के किसी भी माने जो अलग धर्म के था उस पर यह जजिया कर लगाया गया था, है ना। अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों को बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसे हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। मतलब कहने करते हुआ जजिया कर जो था वो मुसलमान को छोड़ करके और अन्य धर्म के लोगों पर लगाया जाता था, जिसे और अकबर जो था हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ लेके चलता था, इसलिए उसने जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि यह वो दोनों धर्मों को बीच की एक कड़ी था जिसको ये बांटता था, ठीक है। तो अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, एक क्वेश्चन आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कौन से आपको याद करके जाना है। आप बने रहिए 1 मिनट।
एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कोनो एक ठो आपको याद जो भी हो उसको आप लिख लीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ है 1857 से क्रांति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, एगो है 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, और एक क्वेश्चन है 1857 क्रांति के रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका पर प्रकाश डाले। तो कोई भी क्वेश्चन 1857 से रिलेटेड हो, है ना, जो बच्चा नहीं पढ़े हैं वो 1857 आप जैसे देखें कोई भी क्वेश्चन के जवाब आप जरूर दें। क्वेश्चन सेम टू सेम मिला है, 1857 मिल गया, आप उसका देख लीजिएगा। कहता 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए वह झांसी की रानी थी, माने ये उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, झांसी की रानी। झांसी एक उत्तर प्रदेश में एक शहर जगह का नाम है, वहाँ की रानी थी। अपनी संतान न होने पर उसने एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया, माने उनको जब पुत्र कोई चीज़ जब नहीं हुआ संतान तो उसने एक बच्चा गोद लिया था। तथा झांसी का, कहाँ पर गए हम, झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके उत्तराधिकारी की घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दी थी। और अंग्रेज़ जो था उसके जो जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया उसको मान्यता नहीं दिया। इसी कारण वो 1857 के विद्रोह के दिनों में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ पड़ी, मतलब कि 1857 के जो विद्रोह हुआ उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने वो भी उसमें कूद पड़ी अंग्रेजी सेनाओं के विरोध। उस नाना साहब के विश्वसनीय सेनापति तंत्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंत में कलापी के स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। उसकी वीरता सभी के लिए प्रेरणा बनी जाती है। मतलब एक महिला होते हुए इतना अंग्रेज के खिलाफ लड़ी, है ना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो 1857 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप ये क्वेश्चन जरूर लिख दें, ठीक है। और हम क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, है ना, जैसा कि अभी रुकिए एक मिनट, आपको बता रहे हैं। 2 नंबरी क्वेश्चन आपको 15 का जवाब आपको हर हाल में देना है। हम नेक्स्ट अथी में आ रहे हैं, है ना, नेक्स्ट एक बता रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन इसमें से हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा, है ना। 26 नंबर यह है, 26 नंबर देखिए क्वेश्चन यह है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। उसका यह है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। माने पुरातत्व के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी के जो गर्भ में माने अंदर जो चीज़ छुपी रहती है उसके बारे में पता करते हैं। ज्ञान के किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख समाधान के रूप में है। पुरातत्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। माने इसके आधार पर बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, कितना साल पुराना था, इस सब के बारे में इसके बारे में पता किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, है ना, ये क्वेश्चन आप याद कीजिएगा और आप बने रहिए। एक अभी और 15 क्वेश्चन आपको हर हाल में याद करके जाना है जो हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा, महाभारत में जैन धर्म के तीर्थ में, ये क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है ना। तो क्वेश्चन इसे याद कर लीजिए, नॉर्मली देख लीजिए आप कहाँ है, 27 नंबर यह है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। थोड़ा मोबाइल थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा मगर देखिए अब बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। मैंने बोल रहा है कि जो 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता को जो था हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान ही सर्वप्रथम 1922 में, माने सिंधु हड़प्पा नामक जगह था, सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोदाई हड़प्पा नामक नगर से हुआ था, इसलिए इनको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातत्विक खोदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते इस हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। माने कि जो भी चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो सब हड़प्पा में ही मिला अधिकतर चीज़, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा। फिर और क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं कुछ देर में।